ओके, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लाग्रांजेस लॉ। इसका सेकंड नाम भी है हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। सो ये सपोज हमारे पास एक सरफेस है, इसके इस साइड हमारे पास μ1 मीडियम है और इसके इस साइड हमारे पास μ2 मीडियम है। p प्राइम हमारी ऑब्जेक्ट है। p से एक रे गई a पे और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पर गई q पे। पी प्राइम से जो निकली है वो यहाँ पर देखो इस लेंस पे गिरी है और लेंस पे अंदर जो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो फाइनल रे जो बाहर निकल के आएगी वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, क्यू प्राइम पे मिलेगी। अब एक चीज और ध्यान रखना, इस प्रीवियस केस में हमने ये लाइन को स्ट्रेट लेते थे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ कहीं पे होगा, लेकिन जो रे हमारी जा रही है पी प्राइम से वो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं निकल रही है। मतलब सिचुएशन में ये कहना चाहती हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, राइट। सो कोई रे अगर मान लीजिए इस सी से पास होती है तो वो आगे स्ट्रेट जाएगी और उस कंडीशन में आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। लेकिन अगर ये सी पॉइंट से कोई रे पास नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रे इधर गिरी है, अगर जाहिर सी बात है इधर गिरी है तो आगे सी से नहीं गुजरेगी, इसलिए या तो वो इधर जाएगी या तो वो मतलब मीडियम के हिसाब से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है उस हिसाब से या तो वो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। सो इस बार ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। सो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में पी प्राइम और ओ ले लो चाहे ओ प्राइम ले लो, क्योंकि डिस्टेंस काफी छोटी लेनी है हमें, और क्यू प्राइम नॉट द स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन नहीं है। इसलिए देखो मैंने फाई 1 एंगल बनाया है और यहाँ पे फाई 2 एंगल बनाया है, और यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 सेम नहीं है। इसको वर्टिकली ऑपोजिट मत कर देना जैसा कि प्रीवियस उसके अंदर अपन ने किया। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू वही है, यू और वी हमारे पास सेम है। अब यहाँ पे हमें जो लाग्रांजे का रिलेशन है या हेल्महोल्ट्ज रिलेशन है वो क्या कहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस कंडीशन में हम जो ए पॉइंट है वहां से रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सपोज आपके पास कोई इस तरह का सरफेस है, अगर आप रिफ्लेक्शन यहाँ से लेते हैं तो आपकी रे यहाँ पर जाएगी, ए पॉइंट आपका होगा यहाँ से, सपोज इसका पोल है ओ पे, है ना, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ओ प्राइम आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन इस ए पॉइंट को अगर आप यहाँ नीचे शिफ्ट कर दोगे तो आपको परपेंडिकुलर यहाँ से डालना पड़ेगा, तो ओ प्राइम आपका यहाँ आ जाएगा, और इसको अगर और पास में ले आओगे तो आपके पास ओ प्राइम और नजदीक आता जाएगा। तो हमने जो सिचुएशन ली है उसमें ए पॉइंट यहाँ डायग्राम में आपको दूर दिख रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है इतना पास कि ये जो ओ प्राइम है इसको हम कहीं पर भी किसी डिस्टेंस के साथ अगर आती है तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ओके, छोटा लेंगे यू और बी के। मतलब ये जो जो ओ प्राइम डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू यू एंड वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू वी, ठीक है, ये यू और वी से बहुत ही कम होगा। अब हम देखो इस पॉइंट पे क्या लगाते हैं, स्नेल लॉ लगाते हैं। तो हमारे पास एंगल, अच्छा इस कंडीशन में थोड़ा सा और देखिए, ध्यान से देखिए कि इस सरफेस इस तरह से आपके पास है ना, रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे बन रहा है आपका फाई 1, तो ये रे आई, हम जानते हैं ये वाली लाइन जो है वो कहाँ से पास हो रही है, सी से, तो यानी कि ये जो लाइन है आपकी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये फाई 1 क्या हो गया आपके पास, इंसिडेंस एंगल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे इधर निकल गई, यहाँ पे क्या बन रहा है फाई 2, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। इधर μ1 है इधर μ2 है, तो स्नेल लॉ लगाओ। स्नेल लॉ से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, μ1 साइन फाई 1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन फाई 2, राइट। हमारे पास बिकॉज फाई 1 एंड फाई 2 अगर हम बहुत छोटे ले लेते हैं, वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑब्वियसली आप ध्यान से देखिए जैसे जैसे ये रे ये इस तरह से है, अगर आप ऊपर से लोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे फाई 1 बनेगा, इधर से लोगे तो फाई 1 बनेगा, ये छोटा होता जा रहा है, तो हम बिल्कुल इसी एक्सिस के पैरेलल आ जाना चाहते हैं। तो फाई 1 और फाई 2 अगर हम बहुत छोटे ले लेते हैं उस कंडीशन में इसको टेन थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, μ1 tan फाई 1 इज इक्वल्स टू μ2 tan फाई 2। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता होगा कि थीटा 1 थीटा 2 में थीटा 2 का साइन नेगेटिव लिया फिर फाई 2 का क्यों नहीं लिया। थीटा 1 थीटा 2 को नेगेटिव लेने का रीजन मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है और इधर जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। जबकि अभी सिचुएशन क्या मिल रही है, आपके पास एक यहाँ पे बन रहा है और एक ऐसा है, राइट। ये आपके पास फाई 1 है, तो इसको मेजर आप ऑप्टिक एक्सिस से कर रहे हो, तो आप किधर जा रहे हो, देखो आप इधर जा रहे हो, है ना, इधर जा रहे हो, कौन सा, घड़ी की डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी आप एक्सिस से मेजर कर रहे हो, तो इधर भी आप किधर आ रहे हो, फाई 2, तो फाई 2 के लिए भी आप ऐसे घूम रहे हो और फाई 1 के लिए भी आप ऐसे घूम रहे हो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करने से आ रहे हैं, इसलिए हम फाई 2 का और फाई 1 का साइन सेम लेंगे। तो यहाँ से आपको tan फाई 2 अपॉन tan फाई 1 की वैल्यू मिल जाएगी μ1 अपॉन μ2 एंड सपोज दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब डायग्राम में देखिए एक बार,
आपने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है ओ प्राइम पे, करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप टेन फाई वन की वैल्यू निकालते हैं तो आप कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? तो मैं आपको ट्राइंगल बता देती हूँ थोड़ा सा। ट्राइंगल पी प्राइम पी ओ, इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये इस तरह से बन रहा है ना, पी और यहाँ पे मैं ओ और ओ प्राइम को सेम जगह ही मान रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो डिस्टेंसेज है वो यू और वी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो इन्हें आप एक ही पॉइंट पे मान लीजिए, राइट। ये आपके पास है H1 और ये आपके पास है -u और यहाँ पे आपके पास बन रहा है φ1। तो tan φ1 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस H1 अपॉन -u। सिमिलरली tan φ2 की वैल्यू क्या होगी? tan φ2 के लिए आपको कौन सा कंसिडर करना है? Q O प्राइम और Q प्राइम। तो ये आपके पास बनेगा इस तरह से, यहाँ आपके पास φ2 है तो ये -h2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? v। तो tan φ2 कितना हो जाएगा? -h2 अपॉन v। तो tan φ1 और tan φ2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो tan φ2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मैंने बना दिया है -h2 अपॉन v, और tan φ1 हमारे पास आ रहा है h1 अपॉन -u इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल रहा है μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू h2 u अपॉन h1 v। ओके, दिस इज रिलेशन नंबर 2। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो tan θ1 और tan θ2 को भी देखो एक बार। डायग्राम देखिए कौन सा है? P A O या O प्राइम में से कुछ भी ले लो, O प्राइम ले लो क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है। इस ट्राइंगल में tan θ1 यहाँ पे बन रहा है। tan θ के सामने वाली लेंथ कौन सी है? ये लेंथ आपके पास हो गई, करेक्ट। और ये लेंथ हम यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वाली लेंथ कितनी है, तो इसको हम A O प्राइम ही ले लेंगे। तो tan θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो A O प्राइम और बेस कितना आपके पास? -u। ओके, सो मैं ये लिख देती हूँ, tan θ1 आपके पास है A O प्राइम अपॉन -u। सिमिलरली tan θ2 आपके पास क्या है? θ2 के आगे हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। tan θ2 को क्या लिख सकते हैं? देखिए tan θ2 ये रहा, अगेन इसके सामने वाली लेंथ भी A O प्राइम है, ये रहा -θ2। कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं? A Q और O प्राइम। इसमें tan θ2 हो जाएगा, सामने है A O प्राइम और बेस कितना है? बेस आपके पास है वैसे V, है ना, चाहे O प्राइम, वैसे तो O से है लेकिन O प्राइम को आप अवॉइड कर दीजिए, दोनों को एक ही पॉइंट पे मान लीजिए। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? V। तो A O प्राइम अपॉन V, और दोनों पॉजिटिव ही है, तो -θ2 इज इक्वल्स टू A O प्राइम अपॉन V। तो यहाँ से अगर अपन tan θ1 अपॉन tan θ2 की वैल्यू निकालते हैं तो A O प्राइम से A O प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखो θ2 माइनस है, tan माइनस θ2 का क्या लिख सकते हो? माइनस का tan θ2। तो ये माइनस का tan θ2 आएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस का v/u। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan θ1 अपॉन tan θ2 आपके पास आ जाएगा v/u, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो v/u है इसकी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, कहाँ पे? यहाँ पे, ये रहा u/v। तो हमें क्या मिल जाएगा? μ1 अपॉन μ2 h2 अपॉन h1, और ये आ जाएगा tan θ2 अपॉन tan θ1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा μ1 h1 tan θ1 इज इक्वल्स टू μ2 h2 tan θ2। ओके, सो ये हमारे पास रिलेशन लाग्रांजे का होता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक लेंस लिया। सपोज आपके पास एक सरफेस है और उसके इस तरह से मान लीजिए आपके पास पहली रे गई, वो θ1 बनाती है, इसके बाद दूसरा लेंस आ जाता है, तीसरा आ जाता है, फोर्थ आ जाता है, बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास इस पूरी में बहुत सारे लेंस मिल जाते हैं, तो इस रे का हर लेंस से क्या होता रहेगा? रिफ्लेक्शन होता रहेगा। अब जो ये रे है इसको आगे बढ़ाओगे तो सपोज θ2 इसका इंक्लिनेशन हो रहा है, तीसरे वाले लेंस से लेंगे तो θ3 हो जाएगा, चौथे वाले लेंस से लेंगे θ4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव लेंस लेते हैं तो सबसे मान लीजिए पहले लेंस और दूसरे लेंस के लिए रिलेशन हमें ये मिला। सिमिलरली दूसरे और तीसरे के लिए हमें क्या मिलेगा? μ2 h2 tan θ2 इज इक्वल्स टू μ3 h3 tan θ3। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ के लिए मान लीजिए आपके पास P है, P लेंसेज हैं, तो सबसे लास्ट के दो लेंसेज के लिए आपको क्या मिलेगा? लास्ट के लेंस के लिए मिलेगा μp-1 hp-1 tan θp-1 that will be equal to μp hp tan θp। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे इक्वेशन से देखो, ये फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल है, सेकंड वाला थर्ड के इक्वल है, थर्ड वाला फोर्थ के इक्वल है। तो इस तरह से सबसे लास्ट वाला और सबसे पहला वाला बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाते हैं। तो μ1 h1 tan θ1 सबसे पहली इंसिडेंट रे, और सबसे बाहर जो रे निकलेगी वो P नंबर की होगी, तो μp hp
tan थीटा p। इसको हम यानी कि फर्स्ट जो रे है और फर्स्ट रे का इसका मतलब है कि ये पूरा लेंस का सिस्टम है, इसमें कितने भी लेंस हो सकते हैं। कितने लेंस ले रहे हैं हम? p लेंस। तो पहले वाली इंसिडेंट रे अगर थीटा 1 बनाती है और सबसे बाहर निकलने वाली अगर थीटा p बनाती है तो आपस में ये रिलेशन होता है, एंड दिस इज नोन एज लाग्रांजेस रिलेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? लाग्रांजे का रिलेशन हो जाएगा। इसे हेल्महोल्ट्ज रिलेशन भी कहते हैं। दैट्स इट।